Hey there, if you're preparing for IELTS and reading is a headache for you, this video is a must-watch for you. This is the only video on YouTube with bilingual concepts explained with core skills and strategies to get 40 out of 40 in IELTS reading. जी हाँ, अगर आप IELTS reading को पहली बार कर रहे हैं, then also this video will be definitely helpful to you to understand the core concepts, skills and strategies along with the foundational skills to score 40 out of 40 in your IELTS reading. Be with me for next 40 minutes and you will never have to look back into IELTS reading again. क्या है एक्चुअल में, राइट? क्या होगा और किस तरह से उसको हम बाय द कोर्स टैकल करेंगे। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, IELTS का जो रीडिंग पोर्शन है वो आपको 60 मिनट देगा, राइट? यू विल बी हैविंग 1 hour टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सिंपली नंबर 1 जो होगा, राइट, वहां से लेके 40 तक क्वेश्चंस आपके होंगे और 40 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग स्किल्स के बेस के ऊपर जज किया जाएगा, बट योर आंसर्स विल बी जस्ट अ 1 word और या लेटर या फिर नंबर या ऐसा कुछ आएगा, राइट? मेक श्योर आपका जो अरेंजमेंट होगा पैसेजेस का वो सबसे पहला होगा, वो इजी होगा एंड धीरे 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 करके डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज होगा। बट कभी कभार जब आप प्रैक्टिस करते हो कैम्ब्रिज या और कुछ बुक से, तो कभी कभार कुछ बुक्स में गड़बड़ हो सकता है जिसमें शुरुआत इजी हो फिर टफ, मतलब शुरुआत टफ हो फिर धीरे धीरे इजी हो जाए, वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा। दूसरी चीज, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके लिए जो आपका फील्ड है वो इजी हो। फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है और पहला टॉपिक कल्चर का है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कल्चर और इकोनॉमी। लेकिन बाद वाला पोर्शन जो है वो हो सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड हो एंड यू हैव ऑलरेडी सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, सो इट माइट लुक ईजी। लेकिन जो स्किल होगी वो डेफिनेटली उसमें डिफिकल्ट लेवल धीरे 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 बढ़ेगा। उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी तरह से होंगे जिसमें डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज हो जाए और आपको एक क्वेश्चन के लिए जो एक सही मार्क्स आंसर आप देंगे उसका 1 mark मिलेगा और कितने स्कोर आपके आते हैं, राइट, करेक्ट आंसर आते हैं उसके बेस के ऊपर आपको स्कोर दिया जाएगा। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि आपका जो रीडिंग क्वेश्चन एग्जाम है उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे इससे पहले होता है लिसनिंग एग्जाम में, सबसे पहले लिसनिंग आएगा और दूसरा पोर्शन रीडिंग का होगा। जिस दिन आपका LRW होगा उस दिन लिसनिंग खत्म करने के बाद रीडिंग शुरू हुआ तो लिसनिंग में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। उसी आंसर शीट के पीछे रीडिंग की आंसर शीट होगी, कैसी होगी आई विल शो यू राइट अवे। लेकिन उसमें क्वेश्चन के आंसर ट्रांसफर करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। सो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते हैं, आंसर शीट में रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे और बाद में फिर टाइम क्या है एक्चुअल में, राइट? क्या होगा और किस तरह से उसको हम बाय द कोर्स टैकल करेंगे। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, IELTS का जो रीडिंग पोर्शन है वो आपको 60 मिनट देगा, राइट? यू विल बी हैविंग 1 hour टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सिंपली नंबर 1 जो होगा, राइट, वहां से लेके 40 तक क्वेश्चंस आपके होंगे और 40 क्वेश्चंस में आपको अलग अलग स्किल्स के बेस के ऊपर जज किया जाएगा, बट योर आंसर्स विल बी जस्ट अ 1 word और या लेटर या फिर नंबर या ऐसा कुछ आएगा, राइट? मेक श्योर आपका जो अरेंजमेंट होगा पैसेजेस का वो सबसे पहला होगा, वो इजी होगा एंड धीरे 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 करके डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज होगा। बट कभी कभार जब आप प्रैक्टिस करते हो कैम्ब्रिज या और कुछ बुक से, तो कभी कभार कुछ बुक्स में गड़बड़ हो सकता है जिसमें शुरुआत इजी हो फिर टफ, मतलब शुरुआत टफ हो फिर धीरे धीरे इजी हो जाए, वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा। दूसरी चीज, समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके लिए जो आपका फील्ड है वो इजी हो। फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है और पहला टॉपिक कल्चर का है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कल्चर और इकोनॉमी। लेकिन बाद वाला पोर्शन जो है वो हो सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड हो एंड यू हैव ऑलरेडी सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, सो इट माइट लुक ईजी। लेकिन जो स्किल होगी वो डेफिनेटली उसमें डिफिकल्ट लेवल धीरे 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 बढ़ेगा। उसके क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी तरह से होंगे जिसमें डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज हो जाए और आपको एक क्वेश्चन के लिए जो एक सही मार्क्स आंसर आप देंगे उसका 1 mark मिलेगा और कितने स्कोर आपके आते हैं, राइट, करेक्ट आंसर आते हैं उसके बेस के ऊपर आपको स्कोर दिया जाएगा। मेक श्योर आपको ये याद रहे कि आपका जो रीडिंग क्वेश्चन एग्जाम है उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे इससे पहले होता है लिसनिंग एग्जाम में, सबसे पहले लिसनिंग आएगा और दूसरा पोर्शन रीडिंग का होगा। जिस दिन आपका LRW होगा उस दिन लिसनिंग खत्म करने के बाद रीडिंग शुरू हुआ तो लिसनिंग में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। उसी आंसर शीट के पीछे रीडिंग की आंसर शीट होगी, कैसी होगी आई विल शो यू राइट अवे। लेकिन उसमें
क्वेश्चन के आंसर ट्रांसफर करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। सो काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते हैं, आंसर शीट में रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे और बाद में फिर टाइम होंगे, समटाइम्स इट वॉन्ट बी नो एलिजिबल टू रीड इनफ। तो कंप्यूटर को समझ में आए उस तरह से आप अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखेंगे। दूसरी चीज, आप आंसर्स इस तरह से लिखते हैं, पूरे कैपिटल भी लिख सकते हो, आप कर्सिव भी लिख सकते हो, आप लोअर लेटर्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी सारी चीजें लिख सकते हैं। मेक श्योर आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो मार्क्स कटेंगे। आपको जो लिखना है वो या तो एक वर्ड होगा, या तो 2 वर्ड होंगे, या तो 3 वर्ड, या तो फिर नंबर, या तो अल्फाबेट, या तो सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट के जो भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही हमेशा आंसर लिखेंगे। वो सब चीजें हम लिखे होंगे टेक्निकली जब रीडिंग शुरू करते हैं। यस संकेत, हेलो, अच्छा क्वेश्चन नहीं था कुछ? जब आप रीडिंग करते हो, घर पे भी प्रैक्टिस करो, तो आपका जो लाइक कॉपी है, नोटबुक वगैरह व्हाटएवर, उसमें आप पेज को इस तरह से फोल्ड करिए, 1 से 20 तक लिखिए। पूरे 30 लाइन्स है तो 30 तक मत जाइए। क्यों? बिकॉज आपको साइकोलॉजिकली वो प्रैक्टिस करना जरूरी है कि 21 का आंसर शुरुआत में राइट हैंड साइड में ऊपर ही आना चाहिए। अब एग्जाम में कभी कभार वो गड़बड़ कर सकते हो कि 21 का आंसर 20 में लिख दिया, फिर वो मिसमैच ना हो जाए, उसके लिए हमेशा वो क्रॉस वेरीफाई करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली स्किल के अलावा जरूरी है, बिकॉज इनमें गलतियां, मतलब कितना भी अच्छा इंग्लिश आता हो, ये सारे मार्क्स आपके गवाएंगे। तो दे आर वेरी माइनर थिंग्स बट वेरी वेरी क्रूशियल टू गेट अ गुड स्कोर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, 1 to 20 तक होगा, 21 से लेके 40 तक होगा। फाइन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्कोर एंड व्हाट डज इट मीन? तो काफी सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि 23 आ जाएंगे तो 6 बैंड हो जाएंगे। इट इज नॉट एक्चुअली द फिक्स थिंग। तो हर एग्जाम के ऊपर वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा। पेपर बहुत डिफिकल्ट है तो 21 मार्क्स पे भी 6 आ सकते हैं, और थोड़ा सिंपल या इजी होगा तो 26 मार्क्स के ऊपर भी आपके 6 बैंड हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उसी रेंज में रहेगा। अगर आपको 40 क्वेश्चन है, 40 ही होंगे, हालांकि 40 क्वेश्चंस का पेपर है आपका, उसमें से आपके करेक्ट आंसर हो रहे हैं 23 या 24, और आपका एकेडमिक रीडिंग है तो उसमें आपको 6 बैंड मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर आप जनरल एग्जाम दे रहे हो तो 6 बैंड के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा 26 मार्क्स। नाउ व्हाई दिस? बिकॉज जनरल का एग्जाम थोड़ा छोटा होगा, उसमें टेक्स्ट का लेंथ थोड़ा कम होगा और क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, टेक्निकली स्किल वाइज थोड़ा इजी होगा वो, तो इसीलिए उसमें मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे 6 बैंड की प्रोफिशिएंसी के लिए, ठीक है। बिकॉज उनके वेरिएंट जो होंगे वो ज्यादातर सोशल होंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह वगैरह होगा, तो उसमें थोड़ा इजी लगेगा आपको। जो एकेडमिक होगा उसमें लाइक थीसिस होंगे, कुछ पेपर्स होंगे, कुछ रिसर्च पेपर होंगे, तो वो आर्टिकल्स वगैरह, एकेडमिक रिसर्च वगैरह ज्यादा होगा, तो वो कभी कभार टेक्निकली आपको टफ लग सकता है, बिकॉज दैट लैंग्वेज माइट नॉट बी नॉन टू यू बिफोर दैट, सो इट माइट कॉज सम ट्रबल फॉर यू पीपल टू स्कोर दैट। इसलिए उसमें कम स्कोर में भी आपको स्कोर ज्यादा मिल रहा है, 23-24 पे भी आपको 6 बैंड मिल रहा है। बट if you are getting my training and if you follow the patterns and everything, I think you should target for at least 30-32। तो अगर आप एकेडमिक कर रहे हो तो 32 तक का टारगेट रखें, 32-33 तक का, 7-7.5 का। अगर आप जनरल टारगेट कर रहे हो तो 35-36 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप 7 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 इज एक्चुअली वेरी इजी टू अचीव इन IITS अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो, राइट। ठीक है, चलिए अभी हम टेक्निकली सीखते हैं कि एग्जैक्टली रीडिंग में क्या क्या स्किल्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के वो लोग पूछते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस, जिसमें क्वेश्चन होगा, नीचे आपको ABCD ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें से चूज करना है, सिंपल, राइट। और उनके आंसर कहाँ से पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या स्किल्स आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे होंगे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन, राइट, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करना इन शॉर्ट। तो क्वेश्चन होंगे, उनको आपको शॉर्ट में लिखना है आंसर्स। ये थोड़ा पुराना हो चुका, अभी के एग्जाम में ये काम आता है। तीसरा होता है सेंटेंस कंप्लीशन, जहाँ पे एक अधूरा सेंटेंस दिया होगा, आपको वो कंप्लीट करना है, चाहे नीचे ऑप्शन दिए हो या फिर आपको टेक्स्ट में से पढ़ के बताना हो। फिर नोट समरी होगा, जो हमने ब्लैंक्स किया वो टेबल फ्लो हो सकता है, या फिर चार्ट हो सकता है, टेबल या फ्लो चार्ट हो सकता है, या फिर आपका एक डायग्राम होगा जिसको आपको लेबल करना होगा। तो ये सारी चीजें समरी या ब्लैंक्स के स्किल्स के ऊपर आएगी। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हेडिंग्स। आपको पैराग्राफ दिए हैं, उसके हेडिंग्स ऑलरेडी दे के रखे हैं, उसमें से क्या हेडिंग्स क्या गलत है वो आपको चूज करके बताना है। एंड देन देयर विल बी लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस इन्फॉर्मेशन, वो वाला हो सकता है। देन आइडेंटिफिकेशन, कभी कभार आपको टेक्स्ट के अंदर से कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे और पूछेंगे ये टेस्ट स्टेटमेंट किसने बोला है,
इसमें जो आपको ट्रू फॉल्स पूछेंगे उसमें आपको समझना है कि क्या ये स्टेटमेंट टेक्स्ट के हिसाब से एग्जैक्ट सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। अगर वो क्लेम है तो उसको यस नो नॉट गिवन बोलेंगे। हालांकि यू डोंट नीड टू बोदर अबाउट वेदर इट इज ट्रू फॉल्स और यस नो, आपको जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है वही चीज आप लिखेंगे, दैट्स ऑल। क्लासिफिकेशन, कौन से पैराग्राफ से ये चीज ली गई है या फिर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फॉल करती है, ये सारी चीजें, और उसमें से नीचे ऑप्शन दिया होगा उसको आपको क्लासीफाई करना है कि ये इस साल में हुआ, ये इस साल में हुआ, ये इस साल में हुआ वगैरह वगैरह। दैट विल टेक इन अ प्रैक्टिकल स्किल। फिर मैचिंग द इन्फॉर्मेशन, पैराग्राफ को सिंपली मैच करना है, सामने सामने ऑप्शन मैच करने होंगे। यस Sir, can you please repeat what is the difference between yes, no, not given and true, false, not given? Okay. Basically, true, false, not given is actually the factual detail. तो किसी राइटर ने नहीं लिखा है, लेकिन एक जनरल एक सिचुएशन बनी, उसका एक आर्टिकल पूरा दिया गया है, राइट? वो जनरल व्यू पर है, तो उसको उसके जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें आंसर ट्रू आएगा अगर वो स्टेटमेंट दिया। वो मेरा ओपिनियन नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी राइटर के ऊपर लिखता हूँ, जैसे आई वॉच्ड अ रीसेंट मूवी, द नेम ऑफ द मूवी इज पिंक and the name was very satirically given to the movie that had do da 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 things and the actor performed da 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 thing। अगर मैं इसके बारे में फिर पीछे कुछ पूछता हूँ, the movie was very interesting, तो yes और no, तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मतलब यस नो नॉट गिवन तब पूछा जाएगा जब आपका जो पैराग्राफ है वो किसी राइटर ने लिखा होगा और उसके ओपिनियन के साथ वो स्टेटमेंट मैच कर रहा है या नहीं, तब जाके यस आएगा। सो देयर इज अ थीन लाइन डिफरेंस। आपको हालांकि उसमें ज्यादा नहीं जाने की जरूरत, बिकॉज आपको स्टेटमेंट में किया हो कि यस नो नॉट गिवन लिखिए तो आपको यस नो नॉट गिवन लिखना है। ऊपर लिखा हो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करिए तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि यस का मतलब होगा आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझना होगा, मतलब राइटर का ओपिनियन समझना होगा। अगर आपको राइटिंग में याद हो तो मैंने बताया था थर्ड पर्सन का व्यू पॉइंट क्या होता है, खुद का व्यू पॉइंट क्या होता है। मैं अगर ये बोलूं बड़ौदा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अगर ये मैं स्टेटमेंट देता हूं तो वो सही चीज है, वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आई बिलीव दैट बड़ौदा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो उसमें हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन पीछे लिखा है अगर कि राइटर बिलीव्स बड़ौदा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो आपको यस लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो मैं मानता हूं। आप समझ रहे हो? यस नो नॉट गिवन का मतलब होता है राइटर का ओपिनियन यस है या नो है या नॉट गिवन है, और ट्रू फॉल्स का नॉट गिवन ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। लेकिन दोनों ही केस में आप जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो टेक्स्ट के अंदर होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप नॉट गिवन ही करेंगे, भले ही आपको आंसर पता हो। अंदर नहीं दिया है तो नॉट गिवन ही आएगा। एंड जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक रीडिंग नहीं किया है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा व्हेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग दे शुड स्टार्ट स्किल बाय स्किल। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो स्किल होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो आप जब जनरल प्रिपेयर कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आप अगर पहली बार मल्टीपल चॉइस करते हो तो आप मल्टीपल चॉइस ही 2-3 दिन तक करिए, बिकॉज उसी में आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने का वो यू नो अबाउट द फैक्टर कि क्या क्या फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो वो लोग चेक करते हैं, क्या क्या स्किल्स है जो आपके पास होनी चाहिए जिससे आप ये क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉम्प्रिहेंशन ईजी हो जाएगा अगर आप एक ही टाइप का क्वेश्चन लगातार करेंगे तो, rather than doing all the 40 questions in 1 hour in a single day at initial level। लेकिन 40 क्वेश्चंस को जरूरी करना तब है जब आप एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहे। तो अगर आपका स्कोर अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले, मैंने एक शीट भेजा है रीडिंग का, अगर मैं फिर से भेजूंगा जो लोग नए हैं उनके लिए, एक शीट बनाएंगे जिसमें आप नंबर लिखेंगे, रीडिंग नंबर 1, डेट लिखेंगे, स्कोर लिखेंगे, एंड देन देयर इज अ कॉलम फॉर वीकनेस where you will write about your weak part, कि समरी में दिक्कत आती है या हेडिंग में आपकी ऐसे कुछ 5 एक बार हो जाए, उसके बाद यू गेट इट साइंड बाय मी या फिर यू शेयर्ड इट विद मी। सो वो चीजें मैं सेशन में लूंगा जो मेजर वीकनेस रहेगी आप लोगों की उस पे, और उसी में से फिर हम धीरे धीरे सीखते हैं। मेजर स्किल्स क्या है, तो मेन चीज ये है कि द टोटल वर्ड काउंट फॉर द 3 पैसेजेस, जो 3 पैसेज आपके टोटल रहेंगे 60 मिनट्स के अंदर आपको 3 पैसेज पढ़ने होंगे, राइट। और उसके अंदर टोटल वर्ड लिमिट रहेगी 2000 से लेकर 2750 वर्ड तक का, कभी कभार 2800 मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज्यादा ऑलमोस्ट नहीं होगा। लेकिन 2000 जनरल वालों के लिए होगा, 2000 या 2100 वर्ड का लेंथ जनरल के लिए होगा। एकेडमिक के लिए मिनिमम 2600-500 जितना मिनिमम होगा, और वो आपको 1 घंटे के अंदर पढ़ के खत्म करना है। सो विद इन 60 मिनट्स आपको पहले तो इतने वर्ड्स पढ़ने हैं। हालांकि हर कोई चीज पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको नजर तो एक बार घुमाना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको 40 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनको आराम से समझना है और हर एक का आंसर लिखना है। सो इट इज अ daunting task sometimes because you need extra effort to make your speed।
लेकिन शुरुआत से अगर आप स्पीड के पीछे भागेंगे तो एक्यूरेसी रह जाएगी। तो डोंट रन फॉर द स्पीड एट इनिशियल लेवल। आप 1 घंटे में भले ही एक सेक्शन करो, दैट्स ओके फाइन, लेकिन ग्रेजुअली करो, है ना। मैं कल ही किसी के पेरेंट्स को मैंने बोला था कि अगर आप गोल 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 घूमेगो ना लाइक आपने आज मेहनत किया, किसी की मम्मा ने मुझे फोन किया सर मेरा बड़ा पूरी रात भर जागा है, राइट, लेकिन और रात भर मेहनत भी किया, बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो क्या करे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा तो क्या करे। आई सेड रात भर जागना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। मैं कितनी भी स्पीड से कार चलाऊं, भले 120 का मेरा स्पीड है, लेकिन मैं एक ही सर्कल में घूमता हूं तो मैं घूमता ही जाऊंगा। मैं जब भी आपको पूछता हूं कि शेयर योर डाउट्स, यू हैव टू आस्क मी सर इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर इसको कैसे करेक्ट करें, या फिर जब मैं आपके एसेस करेक्ट करता हूं कि ये गलतियां हैं, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस गलत है, तो उसका मतलब दूसरी बार जब आप करो ऐसे लिखो तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप वही गलती 5 बार लगातार बार दोहराते जा रहे हो तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दैट। आप कितना भी स्पीड से भागोगे, स्पीड बढ़ाते हो आप, चलो एरिया भी बढ़ाते हो, लेकिन गोल गोल घूमने का लाइक एंड क्या होगा, गोल ही घूमोगे। लेकिन भले आप स्लो चलो, एक स्टेप एक दिन का लो, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली यू विल रीच सम डेस्टिनेशन। तो एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर मॉर्निंग एवरी डे, आपको डिसीजन लेना है कि आज मुझे कौन सी चीज कंप्लीट करनी है। एंड द नाइट ऑफ व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू गो टू बेड, आपको सोचना है कि मैंने वो कंप्लीट किया या नहीं। भले पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ, 25% हुआ, 50% हुआ, जितना भी हुआ है, यू गो अहेड। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आज नहीं तो कल यू विल डेफिनेटली अचीव योर स्कोर, राइट। लेकिन अगर आप वहीं का वहीं गोल गोल घूम रहे हो, कल जो चीजें गड़बड़ थी वो 2 दिन बाद फिर से हो रही है, तो फिर कहीं के नहीं रहे, तो फिर कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं आएंगे, राइट। बिकॉज वो तो क्या होगा, लक बाय चांस हो जाएगा, तो हो गया, किसी में 38 भी आ गए, लेकिन किसी में से 23 आ गए, तो वो लक बाय चांस वाला हमको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, अभी हम मेन चीज पर जाएंगे कि मेजर स्किल। अभी रीडिंग के अंदर देखिए, जैसे राइटिंग के अंदर 4 एलिमेंट क्राइटेरिया होते हैं आपके, राइट। टास्क रिस्पॉन्स क्या है, सीसी क्या है, एलआर क्या है, जीआरए क्या है। स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी क्या है, वोकैबुलरी क्या है, ग्रामर क्या है, राइट, ये सारी चीजें हम करते हैं। लिसनिंग के अंदर आपको एक्सेंट, प्रोनंसिएशन वगैरह ब्ला ब्ला समझ में आना चाहिए। नाउ यहाँ पे रीडिंग में कौन कौन सी चीज ऐसी है जो आपको आनी चाहिए, तो ये सारे जो मैंने 10 टास्क आपको दिखाए, मैंने बहुत सारी बुक्स अभी तक आई वाज सर्चिंग ऑन दैट कि कोई मुझे स्टेप बाय स्टेप टास्क वाइज मिले। एक भी बुक ऐसा मार्केट में नहीं बनाए जो टास्क वाइज चैप्टर को दे। हमने जो अपनी वाली बुक बनाई है नंबर 1, मैंने उसमें 6 टास्क आपको दिए, अब मैं उसमें 10 वर्क करने वाला हूँ, आई एम गेटिंग इट अपडेटेड। लेकिन वो इसलिए नहीं बन रहा मार्केट में, या फिर आप सोचिए कैम्ब्रिज खुद भी इस तरह की बुक क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज रीडिंग इज एन ओवरऑल स्किल। आपको समझ आ गई तो आपको ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, या फिर ट्रू फॉल्स अलग से सीखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये 5 स्किल करोगे तो आपको 10 के 10 टास्क आराम से आएंगे। अभी सबसे बड़ा ऑनेस्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ IELTS की प्रैक्टिस ही करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने फर्स्ट सेशन में कि IELTS इज नॉट अ काइंड ऑफ एग्जाम जिसका सिलेबस हो। आप IELTS की 15 कैम्ब्रिज, सर मैंने 15 कैम्ब्रिज सब कर लिया लेकिन रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन आई फेस बाय मेनी स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन मैं हमेशा वही बोलता हूं कि कैम्ब्रिज करने से या रीडिंग करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। आपको अगर वाकई में स्कोर बढ़ाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। वो आई थिंक आपने बचपन में कुल्हाड़ी वाला स्टोरी सुना होगा कि एक बंदा पूरे दिन भर पेड़ काटता रहता है, एट द एंड ऑफ द नाइट डे उसने कुछ 4-5 पेड़ काटे होते हैं। एक बंदा है जो सुबह 2 घंटे काटा, फिर अपनी एक्स ग्राइंड कर दी, राइट, उसका धार तेज कर दिया, फिर से 4-5-10 काट दिए, फिर से वो धार तेज कर दी, फिर से काटे, फिर से किया। सो उसमें एक्चुअली काटने की मेहनत से ज्यादा वो धार बनाना जरूरी है, समझ रहे हैं। तो आपको अगर एक्चुअल में रीडिंग अच्छे से करना है, आपको वाकई में समझ में नहीं आएगा जब आप करेंगे कि सर ये कैसे होगा, ये स्किल्स कैसे आएगी। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ओवरऑल रीडिंग करते हो, अगर आप बाहर की चीजें, मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रीडिंग डेफिनेटली इंप्रूव होता ही जाएगा, राइट। तो उसी जैसे हर टास्क में मैं बताता हूँ कि IELTS को आप एग्जाम की तरह मत लीजिए। अगर आपको रीडिंग करना है तो डोंट रीड ओनली IELTS, ठीक है। आपके पास 1 महीना लास्ट में है तो आप डेफिनेटली वही चीजें करेंगे जो IELTS में आती है। लेकिन जिनके पास अच्छा टाइम है वो लोग बाहर से शुरू करिए, न्यूज़पेपर पहला पढ़ना शुरू करिए, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करिए। आप चीजों को पढ़िए, पढ़ के उनको एंजॉय करिए, उसमें से इन्फर करिए कि क्या मीनिंग लेना है। तो उसमें जब आप मीनिंग समझेंगे, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की। जब आपके पास न्यूज़पेपर आता है, लेट्स से, राइट, अगर मुझे ये बोलना है पूरा सा बड़ा सा पेज है, उसमें से मैं आपको बोलूं कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर 15 पेज का, उसमें से आप मुझे बता पाएंगे कि MBA HR में किसी ने किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो क्या उसके लिए किसी बैंक में वैकेंसी है या नहीं? आप जरा देख के बताएंगे।
तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे सर 15 पेजेस है और हर पेज में करीबन 1000 शब्द हैं तो मुझे 15 घंटे लगेंगे, बिकॉज 15,000 से 20,000 शब्द मुझे पढ़ने, तो आई नीड एटलीस्ट 2-3 आवर्स मिनिमम। ये आप नहीं बोलेंगे। आपका आंसर होगा सर वेट अ मोमेंट, मैं देख लेता हूँ, होगा टचुकड़ी ये अच्छा हाँ वैकेंसी है सर इस बैंक में है। वो कैसे किया आपने? बिकॉज आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होती है, इस सेक्शन में होती है, वहां पे आपको सिर्फ पढ़ना है क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, MBA एक्सपीरियंस, हो गया काम। गेटिंग माय पॉइंट? यू आर नॉट अभी पीछे पुतिन का कोई एक पैराग्राफ दिया है, आगे ट्रम्प का पूरा एक एनालिसिस दिया है यूएसए का, पीछे इकोनॉमी का बात दिया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपका काम हो रहा है। समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। मतलब आप क्या करते हो, आप जो चीज इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते हो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ रहे हो। समझ रहे हैं? तो आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे 200-2000 शब्द हैं, 2750 अगर एकेडमिक है तो, या फिर उतने उसके आसपास है, तो हर एक शब्द आपके समझ में नहीं आएगा। और वाकई में वो लोग जानबूझ के ऐसे शब्द डालेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो फिर वाई टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स, तो वो लोग चाहते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, जब आप अब्रॉड स्टडी करने जाए या फिर अब्रॉड लेक्चर अटेंड करें या फिर अब्रॉड सेटल हो जाए, तब वहां जाने के बाद आपके पास जो चीजें आती है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, उसमें से हर कोई वर्ड आपको समझ में ना भी आए तो भी आपको जितना काम करना है वो आप समझ पाओ। दूसरा होता है स्पीड रीडिंग। नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाई? स्पीड रीडिंग इसलिए कि अभी हमारा प्रैक्टिस क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार तो तुरंत दिमाग में नहीं रहता, हम दूसरी बार पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसको ध्यान में लेते हैं। जबकि आपका हैबिट ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ो तो नॉर्मल लाइफ में भी आप चीजों को फास्टली पढ़िए। तो आपको वो हैबिट डालना पड़ेगा। स्कीमर करके बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आती है जो आपको स्पीड रीडिंग, आप गूगल करेंगे या फिर आप एंड्रॉइड पर जाएंगे, iOS पर जाएंगे, स्पीड रीडिंग वाली एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें स्क्रीन के ऊपर जो टॉपिक दिखेगा उसमें स्पीड फटाफट कर्सर घूमता जाएगा, आपको स्पीड से पढ़ता रहना है। आपको पता चलेगा कितनी स्पीड है आपकी, हर सेकंड में, हर मिनट में आप कितने वर्ड्स पढ़ लेते हो, और पढ़ने के बाद आपको वो समझ में भी आने चाहिए। तो वो ग्रेजुअली स्पीड बिल्टअप करिए, लेकिन वो ध्यान में रख के आप करेंगे। आप टाइमर लीजिए कि मैं 5 मिनट लेती हूँ या लेता हूँ और पूरा न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज मुझे पढ़ लेना है। चलो एक बार समझ में नहीं आया चलेगा, मैक्सिमम कोशिश करना है कि समझ में आए, लेकिन एक बार आप समझेंगे नहीं तो चलेगा। पढ़ लिया पूरा, फिर अपने आप से पूछेंगे मैंने क्या क्या पढ़ा, तो आपको एटलीस्ट 30-40% तो याद होगा ही होगा। आपके दिमाग को पता नहीं होगा कि आपको याद रह रहा है, बट यू विल बी समहाउ मेमोराइजिंग। और उसके बाद फिर अपने आप से पूछिए कि अच्छा हाँ, मैंने नारायण मूर्ति के बारे में कहाँ पढ़ा, इस सेक्शन में नारायण मूर्ति यहीं कहीं पे था। करते हैं हम ये चीज, इसको बोलते हैं स्कैन करके उसको ढूंढना। अब क्वेश्चन में जब उसके बारे में क्वेश्चन है तो आपको लोकेशन पता होगा कि यहाँ इसके आसपास मेरा क्वेश्चन होगा, बस उसको ध्यान से पढ़िए, पूरी चीज को नहीं। समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड। तो वो मैं बताऊंगा आज कैसे करेंगे। पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हर स्किल में होगा, जहां पे आप चीजों को अलग अलग भाषा में, मतलब अलग अलग शब्दों से लिखते हो। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि दिस इज वेरी सिंपल टास्क फॉर मी, राइट? तो उसको मैं अलग अलग तरह से लिख सकता हूँ। दिस इज वेरी इजी टू मी, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस वर्क, राइट? और इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, राइट? इट इज अ वेरी सिंपल टास्क फॉर मी, इट इज नॉट एट ऑल अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी इजी। उसी को मैंने 4, 5, 7 अलग अलग तरह से आपको दिखाया, राइट? तो आगे दिया होगा इट इज वेरी सिंपल फॉर द राइटर, पीछे लिखा है इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर द राइटर। तो आंसर सही है या गलत? तो गलत है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट होगा। तो मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ शब्दों को अलग तरह से बोल रहा हूं। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास सिनोनिम्स चाहिए और उसके लिए आपकी एक हैबिट होनी चाहिए हर चीज को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने की। जब आप ग्रुप वर्क करते हो तो ये सबसे ज्यादा होगा। आप एक सेंटेंस लिखिए हिंदी या गुजराती में और सबको बोलिए कि इसका इंग्लिश करो। हर किसी का इंग्लिश अलग अलग आएगा और वो हो गया पैराफ्रेज। आपको पता चलेगा अच्छा इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो कोशिश करिए एक्सरसाइज करने की, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। इसी तरह हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको। अंडरस्टैंडिंग द टाइप एंड कंटेंट, जो मेन टाइप है आपका रीडिंग का, उसको समझना जरूरी है, उससे कंटेंट को समझना जरूरी है, नॉट ईच एंड एवरी वर्ड। लेकिन एटलीस्ट ये इकोनॉमी के बारे में है, ये कल्चर के बारे में है, और ये यूएसए का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे लास्ट कल्चर डाई आउट हुआ, उसके बाद ये मिक्स कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, राइट?
काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद बोलते हैं सर पहला क्वेश्चन इसके बारे में था, दूसरा कल्चर के बारे में था और तीसरा हमें सी लाइफ के बारे में था, उसमें ये चीजें थी। ये काफी सारे स्टूडेंट को याद रहता है और उनका अच्छा स्कोर होता भी है, बिकॉज दे हैव अ हैबिट टू अंडरस्टैंड द जनरल मीनिंग कि इसके बारे में था। काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद हाँ सर ऐसा कुछ साइंस था लेकिन कुछ याद नहीं है, कुछ इसके बारे में था, तो उनको उसका मतलब कि जनरल आइडिया पता नहीं चला है, तो वो डेफिनेटली कुछ कम स्कोर करके आएंगे। रीडिंग फॉर गिस्ट एंड डिटेल्स, जब आप चीजों को पढ़ते हो तो दो तरह से पढ़ते हो। एक, आप ओवरऑल ध्यान में रखे आज का हेडलाइंस क्या है वो आपने पढ़ लिया, तो ओवरऑल पढ़ते हो, गेस्ट ओवरऑल मीनिंग क्या है गेस्ट। लेकिन गेस्ट एंड डिटेल्स का मतलब छोटी छोटी चीजों के ध्यान में लगती। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिकेट के बारे में पढ़ना है, कौन जीता, ओके इंडिया जीत गई, ठीक है वो ओवरऑल हो गया। लेकिन इंडिया के अंदर सचिन ने कितने रन बनाए, इतने बनाए, विराट कोहली ने इतने बनाए, इसने इतने बनाए, देन आई विल गो इन द डिटेल पार्ट कि अच्छा 35वीं ओवर में उसका कैच छूट गया था, उसके बाद ये हुआ था, फिर 50-50 में ये हुआ, इसके बाद अभी ये रैंकिंग में आया है, ब्ला ब्ला, भाई आईपीएल चल रहा है तो शायद आईपीएल पढ़ रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में देगी, तो दैट इज रीडिंग फॉर डिटेल। तो डिटेल में हर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्रिकेटर पसंद है उसकी डिटेल पढ़ा, बाकी सबको छोड़ दिया हमने, राइट। सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज वी रीड ओनली दोज डिटेल्स व्हिच आर नेसेसरी इन द एग्जामिनेशन, नॉट ऑल द डिटेल्स। काफी सारे स्टूडेंट्स इसी की वजह से फंस जाते हैं, वो हर चीज को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, हर वर्ड के लिए डिक्शनरी यूज करते हैं। अगर आपने पहले आज तक रीडिंग ज्यादा नहीं किया है तो शुरुआत में 10-15-20 दिन तक आप रीडिंग के लिए डिक्शनरी यूज करिए, लेकिन उसके बाद डिक्शनरी को साइड में रख दीजिए और ना ही वर्ड्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज स्पेलिंग तैयार करने से आपका अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो जाएगा। रीडिंग का स्किल ही पर्टिकुलरली यही है, वो लोग बार बार ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि बच्चों को यही बोलो कि आपको वर्ड समझ में ना भी आए तो जितने वर्ड्स आपको पता है उसके बेसिस के ऊपर आपको रीडिंग का मीनिंग समझ में आना चाहिए। गॉट इट? चलिए तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्किल्स को समझ लेते हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग क्या है, किस तरह से करेंगे, वो क्यों जरूरी है और कैसे करेंगे, राइट। बेसिकली स्कीमिंग इन्वॉल्व्स रनिंग योर आईज क्विकली ओवर द टेक्स्ट टू फाइंड आउट द मेन आइडियाज कंटेन्ड विद इन दैट। व्हाट डज इट मीन? तो आप सिर्फ कैसे घुमाते हो, अभी ये मैंने स्क्रीन पढ़ा, ओके ठीक है मैंने पढ़ लिया, क्या था, तो सिर्फ स्कीमिंग के बारे में कुछ डेफिनेशन है, ये इतना पढ़ लिया ठीक है चलेगा। अभी मुझे पीछे कोई क्वेश्चन स्कीमिंग के बारे में है तो भी मैं यहाँ पे आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा, समझ रहे हो। तो स्कीमिंग का मतलब होता है अपनी आंखों को सिर्फ चीजों के ऊपर घुमा देना। कोई ईयर है, ओके यहाँ पे 2-3 ईयर की बात की है, यहाँ पे 2-3 ये बातें की है, यहाँ पे ये सारी चीजें, खत्म हो गई बात। हर चीज को पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। रीडिंग स्ट्रेटेजी बुक नंबर 1, उसका सबसे पहला जो रीडिंग है कि कौन सी रेस्टोरेंट कौन सी फैसिलिटीज देती है वो आपको नजर घुमा के पता चलता है, राइट। जब आप किसी अस्पताल में गए हो डॉक्टर से मिलने के लिए और आपको स्पेसिफिक डॉक्टर चाहिए, लेट्स से यू आर हैविंग एन अपॉइंटमेंट विद द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, अब उन्होंने बोला था कि 5 बजे तक आ जाना, आप पहुंचे हो 5:30 बजे, अब पूरी डॉक्टर्स का लिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आपको देखना है कि आपका जो डॉक्टर है वो अवेलेबल है या नहीं। तो आप हर डॉक्टर का टाइम पढ़ोगे नहीं, आप क्या करोगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहाँ पे है, नंबर 7, अवेलेबल टाइम फ्रॉम 3 to 7, अच्छा हाँ 5:30 बजे होगा, 7 बजे तक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्कीमिंग द इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं। सो यही चीज आप IELTS में भी करेंगे, जो चीज जरूरी है उतना ही देखिए, बाकी सब डॉक्टर्स को जाने दीजिए। व्हाट माय पॉइंट। स्कीमिंग किस तरह से करेंगे मैंने ब्रीफ में आपको सब बता दिया, ये सारे पॉइंट्स को अभी रीड करने के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट टू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि आपको कौन से डॉक्टर को मिलना है, राइट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलना है, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है। अच्छा व्हाट डज इट मीन बाय ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं, दिमाग के या किडनी के, किसको पता है? अच्छा ये तो भयंकर बात हो गई, शेर की पूरी कहानी खत्म हो गई। सॉरी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज द वर्ड, वो किस डॉक्टर के लिए यूज होगा? कोई तुक्का मारेगा? यस विश्वा, वेरी गुड, राइट। ये मैंने वोकैबुलरी की बुक में दिया है, ये लिस्ट सबको पता होना चाहिए। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज एन आई स्पेशलिस्ट, राइट। अच्छा विश्वा आपका तो फील्ड इसलिए आपको पता होगा, वेरी गुड, तो यू आर नर्स, राइट। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंखों के डॉक्टर, उसमें भी 2 तरह से आते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जो आंख का ऑपरेशन या फिर वो फिट वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत उसके नंबर चश्मे वश्मे बनाएंगे, वो। ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थेलोमेट्रिशियन, वो सिर्फ नंबर को जज करेगा कि इतना नंबर है इतना नहीं है, आई वीकनेस को पहचानेगा। बट ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट जिस डॉक्टर के साथ है आप उसी का लिस्ट देखेंगे।
दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में आप हो और आपका लिस्ट एक रिजल्ट का आ गया नोटिस बोर्ड के ऊपर, बहुत सारी भीड़ लगी है आपके आसपास और लाइक 25, 30, 35 लोग एकदम से भीड़ में लगे हैं, इतना छोटा सा एक व्हाइट पेपर लगाया हुआ है नोटिस बोर्ड के ऊपर, आपका रैंक कौन सा आया वो आपको देखने जाना है। तो आप क्या करेंगे, अरे पहला नंबर राहुल का, दूसरा नंबर मयूर का, तीसरा नंबर मेहुल का, चौथा नंबर इसका 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 इसका, मेरा नंबर आ रहा है नंबर 17 पे, मेरा आगे 16 नाम है, क्या मैं पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। what I am supposed to do is मैं सिर्फ जाऊंगा नंबर 17 VM से शुरू हो रहा है, मुझे पढ़ना है मोदी विशाल या फिर विशाल मोदी, so I look only for M। अगर आगे R है तो मैं नहीं देखूंगा, अगर बीच में M आया, अच्छा ये तो मकवाना है, M M M M M M या ये मजोठिया है, ये हाँ ये रहा मोदी, अब मोदी ये तो विकास है, नहीं मोदी विलास, मोदी विशाल, अब आया मेरा नाम। So what I'm doing just scheming the things and this is a practical scheming skill in your life, right? तो ये आपको करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन से पैराग्राफ में हो सकती है वो गैस करके सीधा आप वहां पे जाएंगे, उसको समझेंगे, उसको स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे, दैट्स ऑल। रीड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड एनी सब हेडिंग्स। तो सिंपली आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि ढूंढना क्या है। अब क्वेश्चन है किसी चीज का एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज या फिर उसकी इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे टाइटल आपको दिया है कि एलियंस की एंट्री दुनिया में कब हुई, डा पढ़ रहे हो आप, फिर आपको लगा ये पैराग्राफ ऐसा है जो इफेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ मेरा आंसर होगा बस, तो उसी के अंदर फिर पढ़िए, सारे पैराग्राफ पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है जब तक वो क्वेश्चन ना आए। दूसरी चीज ये भी है कि IELTS का जो रीडिंग होगा उसमें हालांकि हमेशा हर पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए गए होंगे, तो अगर आपको एक पैराग्राफ के अंदर से कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, राइट, that's okay Hardik, fine, I have recorded the session, I will share it with you, not an issue, take care, but when you go to hospital nowadays, so जब भी आप कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो उसका आंसर आपको ए पैराग्राफ में से मिला, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको सी में से मिला, तीसरे का ढूंढ रहे हो तो चांसेस आर हाई कि आपका आंसर डी या ई या एफ में होगा, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर चांसेस आपके हर पैराग्राफ कवर करेंगे वो लोग एग्जाम में। एक भी पैराग्राफ बिल्कुल फालतू के लिए नहीं दिया होगा कुछ, लेकिन जब आपको आंसर मिल गए हो एक दो के और एक दो बाकी हो तो आप ऐसे पैराग्राफ को पढ़िए जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चन आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? ओके, अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा। While scheming, you should try to read 3 or 4 times faster than normal। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, भीड़ में आप खड़े हो, आपका नाम देख रहे हो, आप नॉर्मली कैसे पढ़ते हो, अच्छा ये मिस्टर राहुल शर्मा ये करते हैं, अच्छा इस तरह से आप पढ़ते हो, लेकिन आपके पीछे इतना बड़ा भीड़ है, धक्का मुक्की चल रहा है, आपको नाम पढ़ना तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाएगी, तुगनी हो जाएगी ना, फटाफट पढ़ेंगे कि एम कहाँ से हो रहा है, अच्छा ये रहा मेरे इतना रैंकिंग, बस परसेंटेज देख लिया, बाकी सारा हो गया, 98 परसेंटाइल मैंने सिक्योर कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, खत्म हो गई बात। तो आपका स्पीड जब स्कीमिंग करते हो तो बढ़ता है, और रिवर्स हम चलेंगे कि स्कीमिंग के लिए आपको स्पीड से पढ़ना है। अगर आप नॉर्मली पढ़ने जाओगे, ट्राई टू रीड 3 or 4 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल। अच्छा ठीक है, गेट अ गुड आइडिया, तो पीछे वाले धक्के मार के चले जाएंगे। इन शॉर्ट वो फिर टाइम आपका रीडिंग में चला गया, वो रीडिंग कर रहे हो आप, रीडिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ स्कीम करना है। ठीक है, चलो स्कीम करने के लिए मैं आपको बताऊं, इसमें नाउन कहां पे लिखा है, कौन सबसे पहले बताता है नाउन कहां पे लिखा है? क्विकली, लास्ट लाइन, वेरी गुड। हु सेड? हु वाज दैट? मुझे नाम नहीं दिखा, हर्ष सिंह, जैनित, जो भी है, चलिए। तो इसने क्या किया, सीधा नाउन वर्ड को पढ़ा, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम स्कीमिंग करते हैं, राइट? वर्ड कहां पे लिखा है और कितनी बार लिखा है, चलिए कहां पर कितनी बार, फटाफट सबसे पहले कौन बताता है? 2 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स, लाइन्स, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। वेरी गुड, राइट? तो इसमें आपने कुछ चीज को समझा, क्या लिखा है समझा, नहीं समझा, आपने इसको पढ़ने के बाद मीनिंग समझा, नहीं समझा, फिर भी यू आर एबल टू आंसर माय क्वेश्चन, समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिकली कॉल स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, काफी सारे क्वेश्चन में ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो ये एक्सरसाइज हमेशा करते रहो। आप जब ग्रुप में काम करते हो ना, तो ये करते रहो, कोई पढ़ेगा और पैराग्राफ खोलेगा, उसमें से वर्ड ढूंढेगा। हम लोग व्हेन आई वाज अ किड, मैं और मेरी सिस्टर बहुत खेलते थे कि रूम के अंदर, अच्छा ये बता रमन लाल क्या क्यूच है, एंड शी वाज सर्चिंग कहां, राइट? तो ढूंढना है चीजों को, जैसे कलर विच कलर खेलते हैं, इस तरह से नाम विच नेम ढूंढ सकते हैं आप, है ना?
कि इस नाम को ढूंढ के बताओ, इसमें से पॉसिबल बताओ या फिर टेक्स्ट बताओ, ऐसे आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी स्कैनिंग, आपकी आई जो रैपिड आई आपकी मूवमेंट है वो क्विक हो जाएगी, शब्दों को पहचानना ईजी हो जाएगा। और जब भी आप नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हो तो हमेशा 3, 4, 5 शब्द एक साथ में पढ़िए। वो मैं बताता हूँ स्पीड रीडिंग कैसे करेंगे। थोड़ा सेशन आज शायद लंबा हो जाए तो बी विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स आफ्टर द सेशन, बिकॉज ये तो ऑटो टाइम होगा तो कट हो जाएगा टाइमर, उसके बाद फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। माइक चालू है ना तो इको साउंड आ रहा है। हाँ जी, समबडीज माइक इज ओपन, प्लीज मेक श्योर आप थोड़ा उसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैंने यहाँ से सेंट्रली म्यूट ऑल कर दिया। ठीक है, स्कैनिंग कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी किया, आंखों को घुमाओ। स्किमिंग का मतलब होता है आंखों को घुमाओ, बिन जरूरी शब्दों को अवॉइड कर दो। स्कैनिंग का मतलब है आंखों को घुमाओ, जरूरी शब्दों को पकड़ो। पेपर स्कैन करते हैं तो क्या होता है, सारे वर्ड्स को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, जरूरी चीजों को ले लेता है। इसी तरह से हम रियल लाइफ में जब चीजें पढ़ते हैं तो जो वर्ड हमें चाहिए उसको लेना, मतलब स्कैनिंग करना, सिंपल, और कुछ नहीं है। राइट। दूसरी चीज ये थोड़ा स्कैनिंग में ध्यान रखेंगे, हमेशा आप जब स्कैन करते हो तो ध्यान रखिए कि आपको व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढना है। आप जो ढूंढ रहे हो वो क्या है, वो कोई ईयर है, वो किसी का नाम है, वो किसी का ओपिनियन है, वो किसी की इफेक्ट है, वो किसी का रिजल्ट है। तो वो कंटेंट पता करने से आपका दिमाग थोड़ा अज्यूम करना शुरू हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे हो सकती है। जैसे हिस्ट्री के बारे में बात है, लेकिन हिस्ट्री सीक्वेंस में दी गई है हालांकि, लेकिन पीछे कुछ स्टोरीज दे रखी है, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज लास्ट में, जो बैटल हुआ वो अगर लास्ट में हुआ होगा या फिर उसके राजा के मरने की बात है तो वो हालांकि युद्ध के अंत में होता है। युद्ध के शुरुआत में तो राजा मरेगा नहीं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे होगा। स्किमिंग एंड स्कैनिंग डेवलप कैसे करें, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक पेपर सब लोग एक सेम पेज ओपन करिए, फिर पूछिए कि इसका नाम कहाँ पे लिखा है, राइट, या फिर ये चीज कहाँ पे, ये गेम करके खेलिए आप लोग जो ग्रुप में काम कर रहे हो, इसमें से कितना सेकंड सबको लगता है वो देखिए, वो सबसे पहले ढूंढता है इज द विनर, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से इट विल हेल्प यू टू स्कैन फास्टर, राइट, और फिर उसी से स्कैनिंग आपका इजी हो जाएगा। और जब भी टाइम मिले आपको हमेशा इंग्लिश में चीजों को पढ़िए, नॉट ओनली अबाउट IELTS, अपनी पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करिए। यू नो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू रीड इन द मार्केट, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप हमेशा पढ़ने की शुरुआत करिए, राइट। और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, राइट। सो मेक श्योर यू डू दोस थिंग इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। हर न्यू वोकैबुलरी को समझने की कोशिश ना करिए, जितनी चीजें समझ में आ रही है बिना उसको यूज किए उतना समझने की कोशिश करिए। और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बगैर सेंटेंस पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो उन वर्ड को देख लीजिए ताकि वो थोड़ा और आपका बढ़े, राइट। नो, सेकंड स्किल इज स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग कैसे करना है, आई थिंक ये हमने एक सेशन में भी किया था पहले भी, कि जितना हो सके उतना अपनी आईज को ब्रॉड करिए, एक साथ में 3, 4, 5 शब्दों को साथ में लीजिए, राइट। जितना आपका कैपेसिटी है आईज का उसके एरिया को बढ़ाइए। नो, इस तरह से मैं पढ़ूंगा अगर, बीइंग एबल टू रीड क्विकली एंड एक्यूरेटली गिव्स यू मेनी एडवांटेजेस, तो ये ना आपको समझ में आएगा ना मेरे दिमाग को समझ में आएगा, लेकिन मुझे इंटोनेशन के साथ, मुझे पैटर्न्स के साथ, पंक्चुएशंस के साथ पढ़ना है अगर, और उस तरह से पढ़ूंगा तो वो फास्ट भी होगा, शब्दों के जूथ को पढ़ूंगा तो वो इजी भी लगेगा। बीइंग एबल टू रीड क्विकली and accurately gives you many advantages। इस तरह से पढ़ने से आपको और मुझे दोनों को समझ में आएगा कि क्विकली और एक्यूरेटली पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, बिना देखे उसको दोबारा हम समझ सकते हैं, राइट। लेकिन आपके माइंड की वो एक लाइक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी कि आप जितने शब्दों को ज्यादा लेंगे उतना वो जल्दी समझेगा। आप एक अलग अलग वर्ड को समझेंगे ना तो शब्दों के मीनिंग को पकड़ेगा कि जल्दी और एक्यूरेटली, हाँ ऐसा कुछ था, एडवांटेजेस की बात थी, कुछ एबल की बात थी, क्या था पता नहीं, तो मीनिंग ग्रास्प नहीं करेगा वो। आप शब्द पढ़ेंगे तो वो आपको शब्दों का ट्रांसलेशन समझाएगा, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस का मीनिंग वो समझाएगा। तो आपको स्पीड रीडिंग इसलिए करना है ना टाइम बचाने के लिए सिर्फ, लेकिन समझने के लिए। समझना तब इजी होगा जब आप खुद देखिए, आप अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में गुजराती या हिंदी में शब्दों को पढ़िए। So this is all about the IELTS reading major skills and strategies to handle your IELTS examination. Keep following to learn more and to have more in-depth skills to get 40 out of 40 in your examination. Faster, so can orient yourself more quickly. That is the same thing. You will be more confident, then you can read all the text, right? आपके पास
थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप सब कुछ चीजें पढ़ सकते हो। अगर आप 1 सेकंड के अंदर कितने वर्ड्स पढ़ते हो वो नाप लीजिए, फिर आप नोट करिए कि 225 वर्ड, राइट, 2500 जितने वर्ड पढ़ने के लिए आपको कितना सेकंड चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये पॉसिबल है, राइट। और जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि हमेशा चंक्स में पढ़ेंगे, जूथ को पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। और स्टॉप सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन मतलब दिमाग के अंदर वो चीज बोलिए मत। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये जो चीज है ना, मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ, आई क्लोज माई ईयर्स लाइक दिस, मेरे ईयर ड्रम को बंद कर देता हूँ मैं, जो मैं पढ़ता हूँ तब नॉर्मली, स्पेसिफिकली आईएलटीएस का रीडिंग करने के लिए। और आई डोंट मूव माई लिप्स, मैं आवाज नहीं करता। दाखला तरीके फॉर एग्जाम्पल फोकस योर आईज मोर, ऐसे नहीं। उससे क्या होगा, मेरे दिमाग की स्पीड मेरे मुंह की स्पीड के साथ मैच कर जाएगी। और मेरे मुंह की स्पीड नेचुरली साइंटिफिकली कम है दिमाग की स्पीड से। दिमाग की स्पीड इतनी ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप दिमाग से पढ़िए, मुंह से नहीं पढ़िए। मुंह से किसी को सुनाने के लिए ठीक है, आपको, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे गुजराती स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो लाउडली पढ़ते हैं, रीड इन चंक्स, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा एक्चुअली आपको, लेकिन ये गलत चीज है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको मुंह हिलाना नहीं है, कर सकते हो अगर करना है तो, अगर वो भी नहीं करेंगे तो चलेगा। सिर्फ शब्दों के ऊपर आइज घुमाइए और मीनिंग को समझिए। अगर आवाज आ रही है सो यू कैन क्लोज योर ईयर्स ड्रम्स लाइक दिस, और सिर्फ फोकस योर आईज, मतलब आपकी आंख शब्दों के ऊपर घूमनी चाहिए, बस जितनी स्पीड से घूम सके उतना घुमाओ। उससे जो स्पीड आएगा वो अनपैरेलल होगा, राइट। वो आप डेफिनेटली वो इंप्रूव करेगी चीजें। तो ये प्रैक्टिकल आज आपको करना होगा, और जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। ये एकदम से नहीं होगा, दैट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो वो 8-10 दिन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बट मेक श्योर आप